अच्छा, एक बात बताओ, तुम रिप्लेसेबल हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम जहाँ पर काम करते हो या जिस रिलेशन में हो वहाँ पर क्या रिप्लेस होने की गुंजाइश है? सोच लो, सोचने के बाद में बता देना मुझे कमेंट्स में। और अगर देखो तुम्हारी रिप्लेस होने की गुंजाइश है और तुमने ये एडमिट कर लिया कि हाँ है तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मुझे रिप्लेस कर पाएगा कोई, नेवर। अगर तुम ये एटीट्यूड रखने वाले हो तो माय फ्रेंड, मेल या फीमेल जो भी, दुनिया में हर कोई रिप्लेसेबल होता है, ठीक है। बस शर्त है कि कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस और कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैच करने चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में एलोन मस्क का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज चेंज, दैट इज नेचर, ट्रू नेचर। मैं हमारे नेचर की बात नहीं कर रहा, बिहेवियर वाला नेचर नहीं, नेचर जो इस यूनिवर्स का नेचर है वो, ठीक है। दैट इज इररिप्लेसेबल, ठीक है। चेंज इज इररिप्लेसेबल, ठीक है। ये चैप्टर इसी के बारे में है। वेलकम इनटू द लॉ नंबर 11। नाम हमेशा की तरह बाद में बताएंगे। लेट्स गेट इनटू इट। तो ये बात है समटाइम इन द मिडिल एज, ठीक है। मिडिल एज की बात है। एक आर्मी में सोल्जर था, मर्सनरी सोल्जर। देखो, मर्सनरी वर्ड यूज़ किया जाता है किसी एक छोटे से ग्रुप के लीडर के लिए, ठीक है। वहाँ का कोई ग्रुप का लीडर था, उसका नाम रिकॉर्डेड नहीं है रिकॉर्ड्स में। उसने टाउन ऑफ सिएना को फॉरेनर एग्रेसर से बचाया था। अब टाउन ऑफ सिएना एक सिटी है इटली के अंदर, ठीक है। और फॉरेनर एग्रेसर्स का मतलब होता है कि जो उनकी सिटी के नहीं थे, जो बाहर वाले लोग थे, जो उन पर कब्जा करना चाहते थे, उनसे बचाया था इस सोल्जर ने, ठीक है। हाउ कुड द गुड सिटीजन्स ऑफ सिएना रिवॉर्ड हिम? अब देखो, तुम क्या सोचोगे, अब तुम्हारा कोई गांव है, मान लो ये टाउन ऑफ सिएना के तुम मेंबर हो, ठीक है। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचोगे कि इस इंसान ने या इस सिपाही ने या इस आर्मी मतलब हेड ने हमारी सिटी को बचाया है दूसरे लोगों से, ठीक है। तो हम इसको क्या गिफ्ट, एज ए गिफ्ट दे सकते हैं कि जो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह साउंड करे। लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, तुम भी सोच लो वैसे, लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, ठीक है। कि हम इसको गोल्ड का कुछ सामान गिफ्ट कर देते हैं, हम इसको कोई और मेटल जो कि एक्सपेंसिव है वो चीज़ गिफ्ट कर देते हैं। किसी ने कहा कि हम इसको एक छोटा सा जगह या टुकड़ी दे सकते हैं इसके नाम पर करवा के, ताकि इसको अच्छा लगे, ठीक है, कि हमने इसे कॉम्प्लीमेंट दिया है। सब मतलब बोल ही रहे थे कि सिटी की लिबर्टी के लिए, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो सिटी की स्वतंत्रता के लिए जितना बड़ा हाथ इसका है उतना आज तक किसी का नहीं है, मतलब फिलहाल करंट के टाइम में। तो हमें इसको ऐसा रिवॉर्ड देना है जो ये हमेशा याद रखे और यहाँ के लोग हमेशा याद रखें, ठीक है। तो वहाँ पर एक इंसान बैठा था और वो खड़ा होता है उस असेंबली में और वो बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। हाँ, मेरा भी रिएक्शन यही था जैसा तुम्हारा है। उसने सच में ये कहा और उसने रीज़न भी वैलिड दिया। उसने वैलिड रीज़न ये दिया कि देखो, हम इसे मार देंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक पर्टिकुलर जगह बनाएंगे, इसका चौंक जैसे आज के टाइम में चौंक बोल देते हैं, जहाँ पर सेंटर में कोई मूर्ति लगी होती है, आसपास उसके मेन एरिया होता है, वैसा कुछ। और फिर इसकी हम पूजा किया करेंगे, मे बी वीक में एक बार, मंथ में एक बार, साल में एक बार, जैसा भी ठीक लगे, जैसा भी वो रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने कर दिया और मार दिया उसको। एंड दिस इज द ट्रू केस ऑफ टाउन ऑफ सिएना इन द मिडिल एज, ठीक है। ये थी पहली स्टोरी। अब दूसरी स्टोरी बताते हैं। कर्माग्नोला नाम की एक जगह है, इटली के अंदर ही है, ठीक है। वहाँ का भी एक लीडर था, आर्मी लीडर, मतलब छोटे ग्रुप्स के लीडर जो होते हैं, वो बड़ा चीफ लीडर नहीं कह रहा मैं, ठीक है। वो बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही सक्सेसफुल था अपने टाइम का, ठीक है, अपने टाइम का आर्मी चीफ, छोटी सी अपनी टुकड़ी का। और 1442 में उसकी लेट इन हिज लाइफ ही वॉज इन द एम्प्लॉय ऑफ द सिटी ऑफ वेनिस सिटी में था वो, ठीक है। वहाँ पर अपना काम कर रहा था वेनिस सिटी में। आपने देखा होगा, वेनिस सिटी इज द वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन द इटली विच वॉज इन द मिडस्ट ऑफ द लॉन्ग वॉर विद फ्लोरेंस। तो वो जो सिटी थी, वेनिस सिटी थी, वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से फ्लोरेंस जो कि एक अलग देश है उसके साथ, फ्लोरेंस देश ही है ना, आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कंफर्म नहीं है। तो फ्लोरेंस जो जगह थी उसके साथ वो वॉर में थे, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से। और वो बहुत अच्छा योद्धा भी माना जाता था उस टाइम का। तो इसको नाम भी दिया गया था कि काउंट ऑफ कार्माग्नोला, ये नाम था उसका। और फिर उसको एक सिपाही आया बुलाने कि आपको जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे किंग हैं उस समय के, उन्होंने बुलाया है आपको घर पे खाने के लिए उनके साथ। तो मैं किंग का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर नाम नहीं लिया जाता है एक्चुअली उनका, रिकॉर्ड्स में उनका नाम ये है डॉज, DOGE। डॉज का मतलब होता है एक बॉस
या किंग बोल सकते हैं उस एरिया का, वेनिस सिटी का या मे बी इटली का। ये डोज वर्ड का जो इटालियन में जो सिनोनिम होगा वो होगा ड्यूक। वहाँ पर इसको ड्यूक बोला जाता है। हम इंग्लिश में डॉज बोलते हैं इसको, इटालियन में DUK नाम से ड्यूक बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो उन्होंने बुलाया और वो चले गए। ठीक है, वॉर छोड़ के चले गए, वॉर बाकी दूसरे लोग लड़ ही रहे थे। वहाँ पर गए गांव वाले, मतलब जो शहर वाले थे, जो सिविलियन थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको ऑनरेबली उनको वेलकम किया। ठीक है, नेक्स्ट इवनिंग वो जब डॉज के पास ले जा रहे थे सिपाही उसको, तो गार्ड्स उसको मेन रास्ते से, जो कैजुअल रास्ता होता है, उससे नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि रास्ता कौन सा है, क्योंकि वो पहले से काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। और उसने सोचा कि यार ये लोग मुझे सीधा ले जाने के बजाय इधर क्यों ले जा रहे हैं। थोड़ी देर, कुछ मिनट दिमाग घुमाने के बाद उसको पता चल गया था कि ये जो लोग जिस तरफ मुझे लेके जा रहे हैं, ये सिपाही, वो रास्ता जाता है डंगुइन की तरफ। डंगुइन का मतलब होता है तहखाना। ठीक है, उसके बाद डेंगुन की तरफ ले गए और उसे पता चला कि मैं कन्विक्टेड हूँ, मुझे पर मतलब मेरे ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। ठीक है, और अगले ही दिन पियाजा सैन मार्को नाम की जगह में बहुत बड़े क्राउड के बीच में उस बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार सिपाही का सर काट दिया गया था। और रीज़न किसी को कुछ नहीं पता चला। बस लोगों ने, बस जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, यानी कि जो किंग थे, उन्होंने बस कुछ ऐसा हल्का सा इशारा किया था कि ये किसी चार्ज में थे या इन्होंने कोई एक्यूज किया था या इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया था। लेकिन मेन रीज़न क्या था इन दोनों इंसिडेंट्स का, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इंटरप्रिटेशन देखो, मैनी ऑफ द ग्रेट सोल्जर्स, यहाँ पर कॉन्ट्रोडेरी लिखा हुआ है तो उसका मतलब सोल्जर ही होता है। ठीक है, सफर द सेम फेट एज द पैट्रन सेंट ऑफ सिएना एंड द काउंट ऑफ कार्माग्नोला। दे वॉन बैटल्स फॉर देयर एम्प्लॉयर्स ओनली टू फाइंड देमसेल्फ banished, imprisoned and executed. The problem was not ingratitude, it was that there were so many other contrary, able and valiant as they were. See, ये है प्रॉब्लम असली। ऐसे बहुत सारे इटली में एग्जाम्पल देखने को मिले, लेकिन हम सबका नहीं देख सकते ना, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और ये लोग इतना मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते थे ताकि ये अपने एम्प्लॉयर को खुश कर सकें और अपना प्रमोशन ले सकें या सैलरी बढ़ा सकें, मतलब उस वे में, और अपनी पावर बढ़ा सकें। लेकिन जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, वो राजा किसी वजह से राजा होते हैं। ठीक है, उनके हमेशा याद रखना, इसमें एग्जैक्ट लाइनिंग है कि जो सिपाही होता है, चाहे वो कितना ही वफादार हो, उसकी जान की कभी कीमत नहीं होती। लेकिन जो राजा होता है, वो कितना ही गधा क्यों ना हो, उसकी जान की कीमत पूरे साम्राज्य से ज़्यादा होती है। एक तरफ पूरा साम्राज्य अगर जलाया जा रहा है सिर्फ राजा को बचाने के लिए, तो वो नहीं सोचते कि सिर्फ राजा को मार देते ना, साम्राज्य तो कितना बड़ा है, इनमें से और बेहतर लोग आएंगे ना, साम्राज्य को जला दिया जाएगा सिर्फ राजा को बचाने के लिए। तो सिपाही की जान की कभी कीमत नहीं होती। आज के टाइम में बोले एम्प्लॉय की जान मतलब कि सर्वाइवल के लिए तो आजकल हम काम कर नहीं, मतलब मरने के लिए तो नहीं ना कि हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, एक दूसरे को चाकू से मार के जा रहे हैं कि मैं जीत गया तो मैं जाऊँगा उस कंपनी में। आजकल थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन काम सेम ही है। आपको सर्वाइव करना है, तो अगर आप सिपाही हो, यानी कि एम्प्लॉई हो, एक नॉर्मल से, नहीं कर पाओगे। कोई भी कल को आएगा, तुम्हारी गुद्दी में थप्पड़ मार के चला जाएगा और तुम्हारी जगह ले लेगा, फिर उस परसों कोई उसकी जगह ले लेगा, उसके बाद कोई उसकी जगह ले लेगा। जान की कीमत तुम्हारे सिर्फ बॉस की है, या जो हेड में 2-4 लोग हैं बस उनकी है, उसके अलावा तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। दैट्स द रियल वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब इसको परमानेंट कैसे करें, हमारा सर्वाइवल सिक्योर कैसे करें, वो भी आगे जानेंगे हम। देखो, तो यहाँ पर बताया गया है कि रीज़न जो था इन दोनों इंसिडेंट्स का, जो मारने का, वो ये नहीं था कि ये दोनों ईमानदार नहीं थे, ये दोनों घपला करते थे, ये दोनों किसी रीज़न की वजह से कहीं पर पकड़े गए, किसी दुश्मन के साथ पकड़े गए। नहीं, ये सब लोग बहुत अच्छे इंसान थे ये दोनों, और बहुत अच्छा से अपना काम कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राजा जो होते हैं उनको ये डर होता है कि एक बार अगर सिपाही है कोई, वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है तो उसकी खुद के पास पावर बढ़ती रहती है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा, अगर कोई बहुत ही अच्छा सिपाही है एक्चुअल में, ठीक है, और उसकी खुद की पावर बढ़ गई, तो कल को वो राजा पर अटैक कर सकता है। आज ईमानदार है, कल का नहीं पता। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसा तो है नहीं कि तुम ईमानदार हो, तुम बहुत अच्छे योद्धा हो तो तुम एक ही हो। इतनी बड़ी प्रजा होती है, उनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा और योद्धा मिल ही जाएगा अगर ढूंढेंगे। ठीक है, और पुराने होने के बाद इनकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ती है। तो 2-3 फैक्टर ये काम आते हैं जिसके कारण किसी भी जो
सोल्जर होता है उसको मारना पड़ता है राजा को अपनी सेफ्टी के लिए इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ठीक है। उसकी जगह पर फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो एक्सपर्ट होने लगता है, तो मे भी 10 साल बाद उसको मार देंगे। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि सिपाही के मरने के बाद किसी को कोई दुख नहीं होता एक्सेप्ट उसके फैमिली लव्ड वंस वगैरह, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, किसी को कोई दुख नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब राजा को कुछ हो जाता है, पूरा साम्राज्य बैंकरप्ट हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है और यही रीजन था उसका। अब देखो एक नाम आता है बिस्मार्क, शायद आपने सुना हो, ठीक है। 1847 में बिस्मार्क ने एज ए डिप्टी इन पर्शियन पार्लियामेंट में अपनी जॉब संभाली, ठीक है। और वहां का जो राजा था उस समय, उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम 6। वो राजा जो था वो दिमाग से थोड़ा पैदल था, ठीक है। उसको चीज़ें समझ नहीं आती थी, उसको राजनीति समझ नहीं आती थी, और वहाँ के जो लोग थे वो उसका खुल के फ़ायदा उठाते थे। लेकिन बिस्मार्क ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने कहा कि अगर राजा का मैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बनने में कामयाब हो गया तो मेरे इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म यहाँ टिकने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि बिस्मार्क ने हमेशा राजा की साइड लेना शुरू कर दिया, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ठीक है। अब देखो सही गलत का तुम अब ये कहोगे कि वो सही है तभी उसका साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम किसी कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा बॉस अगर कोई चीज़ गलत भी करता है तो फिर भी तुम हंसते ही हो ना कि वाह बॉस वाह क्या बात है, मतलब उसका साथ ही देते हो ना। तो ऐसा, तो उसने सोचा कि मैं इसका साथ दूंगा, तो उसने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे टाइम बदला और इस चीज़ में 5 साल लग गए। हमेशा ग्रेट चीज़ें टाइम लेती हैं। आज के टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा लैक फोकस हो गया है, तो हमें बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों में सालों साल लगते हैं, नो डाउट। 5 साल लगे, और ये बात है लगभग 1851 की, कि जब उसको अपने सारे किए हुए कामों का फल मिला। बिस्मार्क को मिनिस्टर बना दिया गया उसके राजा ने, और बिस्मार्क के अंडर रहते हुए बिस्मार्क की स्ट्रेटजीज के दौरान, बिस्मार्क की स्ट्रेटजीज के कारण जो राजा था वो अब पूरी सिटी को, पूरी अपनी जो भी एरिया था उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था, ठीक है। ये फ़ायदा था। इसके बाद मिनिस्टर बना दिया तो फैसले सारे पीछे बैठ के बिस्मार्क ही ले रहा था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि राजा को क्या हो गया, एकदम से ये इतने समझदार कैसे बन गए, ठीक है। और एक बात और, उसके पीछे रहने का रीज़न ये भी था कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो डायरेक्ट राजा पर आएगी। जो एक्चुअल में समझदार इंसान होता है ना, हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, वो सामने नहीं आता, वो इवन चेहरा तक नहीं दिखाता। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था बिस्मार्क करता क्या है उस समय, ठीक है, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि पता लगे लोगों को। तो पर्दे के पीछे रहकर वो गेम खेलते हैं जो एक्चुअल में समझदार होते हैं, और वो सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि सामने, अब कहने को तो कह दो कि पर्दे के पीछे रहकर क्या कायरों की तरह वार कर रहे हो, लेकिन दिस इज लाइफ ब्रो। यहाँ पर सर्वाइवल मेन जरूरी है, कितना लंबे टाइम तक तुम टिक सकते हो। डज नॉट मैटर कि तुम पीछे से वार कर रहे हो, तुम आगे से वार कर रहे हो, तो बिल्कुल छाती पर वार कर रहे हो, क्या मतलब है? मारना है कैसे भी मार दो उसको, जरूरी थोड़ी है ना। और कुछ कल्चर्स, कुछ चीजें बदलनी जरूरी होती है, ठीक है। हाँ, तो और एक और चीज एकदम से याद आई मुझे कि वी यूज्ड टू थिंक ना कि शेर होता है वो बहुत ही ब्रेव होता है, लेकिन कभी तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना, जितने मतलब अगर एक्चुअल में तुमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में देखा है, जितने बार भी शेर ढंग का कोई शिकार करता है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट आगे से चल कर जाता है। वो घात लगा के बैठता है और पीछे से वार करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट ऐसा होता है। हाँ, हो सकता है तुमने ना देखा हो ऐसा कुछ, लेकिन मेनली उनका पर्पज़ ये होता है कि शिकार को पकड़ना, चाहे पीछे से पकड़ो आगे से पकड़ो, डज नॉट मैटर। वो हम ही इंसान है जिसने शेर को एक ब्रेवरी का सिंबल बना दिया, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में अगर तुम किसी को ब्रेव बोलना चाहते हो तो गिद्धड़ों को बोल सकते हो, मजाक नहीं कर रहा मैं, गिद्धड़ों को बोल सकते हो, क्योंकि उनकी यूनिटी बहुत पावरफुल होती है। रियलिटी में अगर तुम दूसरी एक और किसी को पावरफुल बोलना चाहते हो तो तुम भेड़ियों को बोल सकते हो, दे आर सो ब्रेव एक्चुअली, ठीक है। और रियलिटी में अगर तुम्हें बाज को या ईगल, बाज, इन सबको बोल सकते हो। शेर को तुम ब्रेवरी का सिंबल नहीं बना सकते, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है तुम्हें कुछ अलग लगता है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, तो जस्ट चिल। उसके बाद जब वो मिनिस्टर बन गया
तो अब एक टाइम ऐसा आया 1861 में, 1861 यानी कि 51 से लेकर 61 तक वो अच्छा काम करते रहे, मतलब पूरा कंट्रोल बिस्मार्क के हाथ में था। और 1861 में वो जो फ्रेडरिक विलियम था वो मर जाता है। तब अब उसका भाई विलियम आता है, ठीक है, राजा के तौर पर। और प्रॉब्लम ये थी कि उसको बिस्मार्क बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसको ये भी पता था कि अगर बिस्मार्क को मैंने भेज दिया कहीं पर या चला गया तो मेरा जो राज भाग है वो खतरे में आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो उसने बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो एट द एंड इसमें ये लिखा है कि बिस्मार्क ही वो इंसान है जो पूरे जो सिटी या पूरा जो जगह है उसको कंट्रोल करता है। राजा तो बस एक कठपुतली है बिस्मार्क के हाथों की, समझ रहे हो। तो इस लेवल तक का अगर आप किसी पर काबू पा सकते हो तब ये कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रिप्लेसेबल हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। अब देखो की टू पावर क्या कहती है। की टू पावर कहती है कि द अल्टीमेट पावर इज टू गेट पीपल टू डू एज यू विश। अल्टीमेट पावर वो होती है कि तुम जैसा विश करते हो लोग तुम्हारे लिए वैसा करें। मतलब तुमने कहा कि यहाँ से खड़े होकर वहाँ पर छलांग लगा के अपने आप को मार लो, अगर किसी ने कर दिया तो तुम हर ऐसे मतलब लोगों को कंट्रोल, मैं ऐसा बोल कर तुम्हें एग्जाम्पल की तरफ समझा रहा हूँ, इन बातों का गलत मतलब मत निकालना, ठीक है। मान लो 40,000 क्राउड है जो तुम्हें बहुत अच्छा मानता है, तो 40,000 अगर तुम्हारे कहने पर मारने या मरने पर उतर आते हैं तो तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी पावर है माय फ्रेंड। तो ये होती है अल्टीमेट पावर, ठीक है। व्हेन यू कैन डू दिस विदाउट हैविंग टू फोर्स पीपल और हर्ट देम, इट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट। जब तुम ये सारी चीज़ें बिना लोगों को हर्ट की कर सकते हो, एक ब्रेन वॉशिंग होता है तरीका, मैनिपुलेशन तरीका होता है जिसमें कि हमें सामने वाले को पता नहीं चलता कि मैं इसके कंट्रोल में हूँ, लेकिन वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। किसी एक इंसान को भी तुमने ऐसा कंट्रोल कर लिया तो तुम लगभग 65 या 70% लोगों से आगे हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और बहुत सारे ऐसे चांस होते हैं कि वो दूसरों के कंट्रोल में ही होते हैं। उसके बाद अगर तुम किसी बड़े इंसान के साथ टच होना चाहते हो तो मत होना, क्योंकि बड़ा इंसान अगर एक्चुअल में पावरफुल है तो वो तुम्हें कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा। अगर तुम्हें जुड़ना ही है किसी, तो किसी ऐसे इंसान से जुड़ो जो कि बहुत ही वीक सा हो, फिर उसको धीरे धीरे पावर गेन करवाओ और फिर उसको जैसे सेम बिस्मार्क ने किया था, एक वीक इंसान को पकड़ा जो राजा वीक था, चाहता तो वो दूसरे किसी राजा के पास जा सकता था, लेकिन नहीं, उसने वीक राजा चुना। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि आने वाले 5-10 साल में इसका कंट्रोल मेरे ही हाथ में होगा, ठीक है। उसके बाद do not be one of many who mistakenly believe that the ultimate form of power is independency। तुम ऐसे इंसान कभी मत बनना जो सोचता है कि पावर जो होती है वो इंडिपेंडेंसी होती है, ना कि डिपेंडेंसी। नहीं, पावर एक सोशल गेम है। तुम बिना दूसरों की हेल्प के कभी भी ये एक्वायर नहीं कर पाओगे, ठीक है। पावर एक सोशल गेम है, तुम बिना किसी पर डिपेंड हुए ये काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें डिपेंड होना ही पड़ेगा और लोगों को तो अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ अकेले रह के तुम नहीं कर पाओगे। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी समझाया गया था कि अगर जितना तुम अकेले रहोगे ना उतना ज़्यादा जल्दी मरने का तुम्हारा खतरा है। और ये आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत चल रहा है कि सिर्फ बोलने की बात है मेरे भाई, तू काफ़ी अकेला है और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो ये चीज़ें रियल तक रह रही तो ज़्यादा बेटर है। असलियत में दुनिया में जहाँ पर वर्ल्ड इतना हार्श है ये चीज़ें काम नहीं आती। तुम्हें डिपेंडेंसी करवानी पड़ेगी लोगों को अपने ऊपर, और खुद को भी थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि पावर उनके थ्रू तुम्हारे पास आ रही है, ठीक है। तो तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो और उसके बाद बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, और लास्ट वार्निंग। डू नॉट इमेजिन दैट योर मास्टर्स डिपेंडेंस ऑन यू विल मेक हिम लव यू। ऐसा कभी मत सोचना कि वो मास्टर, जैसे बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने ये, मैं बिस्मार्क का एग्जांपल नहीं देता था, शायद आपको समझ ना आए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हो और ऑफिस में आपका जो बॉस है अपोजिट जेंडर का है। मतलब आप अगर लड़के हो वीडियो देख रहे हो तो आपकी बॉस है लेडीज़ है, बहुत ही अट्रैक्टिव लेडीज़, बहुत ही हॉट। और अगर आप एक लड़की है जो वीडियो देख रहे हो तो आपकी बॉस एक मेल है जो कि बहुत ही ऐसा एकदम हार्वी स्पेक्टर जैसा दिखने वाला एक मेल है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वो अगर आपके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है तो वो शायद आपको प्यार करता है। नो, दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट अ पर्सन कैन मेक इन हिज एंटायर लाइफ। व्हाई? बिकॉज इनफैक्ट ही मे रिसेंट एंड फियर यू। क्योंकि जहां पर तुम्हारे इमोशंस जागने लग गए पावर के गेम में, वहां पर तुम्हें
मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। एंड दैट्स द अल्टीमेट थिंग इन अ पावर, जो बोली जाती है कि मास्टर योर इमोशन फर्स्ट देन गेट एंटर इनटू द गेम ऑफ पावर। अगर ये प्यार, दो इमोशंस है प्यार और एंगर, इन पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाइफ हेल्थ से भी बदतर हो सकती है, हो जाएगी नहीं, हो सकती है, चांसेस है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 11, लॉ नंबर 11। इसका नाम तो बताया नहीं मैंने, इनका इस चैप्टर नाम है लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रहना सिखाओ। ओके, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक इंसान को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो।